नमस्कार सभी को। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं पीजीटी इंग्लिश में किन क्वेश्चंस के आंसर केवीएस ने अपनी आंसर की में गलत दिए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, बस थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हो और जिनके आंसर्स वास्तव में इनको बदलना चाहिए। एक्चुअली है क्या कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जो कट ऑफ को लेकर था पीजीटी का। उसमें मैंने ये आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को जो भी लगता हो कि कौन-कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगते हैं कि चैलेंज करने चाहिए या जिनके आंसर्स रॉन्ग हैं, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट आई है। मैं उन क्वेश्चंस पर बात करूँगा। फिर मैं बताऊँगा कि इनमें से किनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं जो आंसर की में दिए हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स गलत दिए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 ये है। अब देखिए, मेरा तो मानना है कि जो इन्होंने ये नाउन दिया बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी डिक्शनरी भी देन को एज ए नाउन बोलती है, क्योंकि ना देन का मतलब यहाँ पे है दैट टाइम, ठीक है। और ये एडवर्बियल नाउन की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे जो प्रीपोजिशन बाई यूज़ हुआ है, तो प्रीपोजिशन का यूज़ ही होता है कि नाउन या प्रोनाउन के रिलेशनशिप को दिखाए वो, या नाउन या दूसरे नाउन के रिलेशनशिप को दिखाए, या प्रोनाउन का नाउन से रिलेशनशिप दिखाए। तो देन जो है वो नाउन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद होता क्या है कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है देन एज एन एडवर्ब। तो अब अगर आप चाहते हो चैलेंज करना तो इसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि ये आपके अपने रिस्क पे होगा, ठीक है। ये आपके अपने रिस्क पे होगा, क्योंकि देन ये नाउन है। कई जगह इसका रेफरेंस नाउन के रूप में मिलता है। और जो भी अगर इस सेंटेंस को सही से पढ़ेंगे हम, इट शैल बी डन बाय देन, ये उस टाइम तक ऐसा हो जाएगा। तो एक उस मोमेंट की ये बात कर रहे हैं और उस मोमेंट को हम नाउन ही कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नाउन है। लेकिन अगर आप एडवर्ब के लिए जाना चाहते हो तो आप 1000 का रिस्क ले सकते हो। और वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वीएस इसका आंसर बदलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप इसको चैलेंज में डाल सकते हैं। फिर मेरे पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आई एम गोइंग टू मुंबई इन द इवनिंग। लोग नहीं समझ पा रहे, पता नहीं क्यों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता है। मैंने टीजीटी की आंसर की में भी जब मैंने बताया था रॉन्ग क्वेश्चन, उसमें भी मैंने बताया था कि गोइंग टू का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर टाइम के लिए होता है, तब जब पहले से ही कोई प्री प्लान्ड एक्टिविटी होती है। तो कोई भी डाउट नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, इसको बिल्कुल भी मत चैलेंज करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आया वो 38 है। देखते हैं 38 क्वेश्चंस क्या है भैया। ये है 38। इसमें लिखा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोहिबिट्स पॉपअप एड्स फ्रॉम वेब पेजेस और एक्चुअल पॉपअप्स कॉज्ड व्हाइल कोडिंग इज कॉल्ड। तो ऑब्वियसली पॉपअप ब्लॉकर है, ठीक है। पता नहीं इसको लोग क्यों चैलेंज करना चाहते हैं। आंसर की में भी पॉपअप ब्लॉकर ही दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसको भी मत चैलेंज करिएगा, ठीक है। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 43। 43 की मैं बात करता हूँ। तो ये 43 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी इन एजुकेशन। तो ये भी हमें पढ़ाया जाता है, चाहे बीएड करें चाहे बीटीसी। तो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी हमें फैमिली ही पढ़ाई जाती है, जो कि आंसर की में भी फैमिली दी है। इसको भी मत चैलेंज करिएगा, ठीक है। फैमिली इसका करेक्ट ऑप्शन है। लोग होम कह रहे हैं, तो होम बिल्कुल नहीं होगा। फैमिली परिवार ही हमारे एक जो बच्चा होता है उसके लिए पहली कहा जाता है, पहली प्राथमिक पाठशाला कह सकते हैं, या सोशलाइजेशन बच्चे का फैमिली में ही होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर 46 को लोग बात कर रहे हैं।
तो देख लेते 46 क्या है। हाँ, 46 में जैसे आया द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड इन क्लासरूम फॉल्स अंडर। जो बच्चा अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में तो वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो देखो इसमें लोग कह रहे हैं ये सोशल लर्निंग होना चाहिए। अब सोशल लर्निंग मैं इसलिए नहीं कहूँगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इसका भी आंसर इन्होंने सही दिया है बिल्कुल, क्योंकि ये कॉग्निटिव लर्निंग होती है, संज्ञानात्मक विकास होता है। जब बच्चे को ज्ञान होगा तभी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, जब उसको नॉलेज होगा चीज़ों का। अब सोशल लर्निंग सोसाइटी में होती है, ठीक है। वो आपस में क्या करेगा कि खेल के माध्यम से ऐसे करके उसका सोशलाइजेशन हो सकता है, वो सोशल लर्निंग होगी। लेकिन यहाँ पे कॉग्निटिव लर्निंग के अंतर्गत ही ये आएगा, ठीक है। फिर 48 की हम बात करते हैं। इम्पैथी इज़ एन एसेंशियल ट्रेट ऑफ, ये अभी डिस्कशन का मुद्दा चल रहा था। तो जब हम यहाँ पे आंसर की मैं प्रोफेशनल काउंसलर दिया, जो कि बिल्कुल सही है। लोग कह रहे हैं टीचर होना चाहिए, तो टीचर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी कई बार बताया था पेडागोजी के जो भी मैंने वीडियोस बनाए थे, हमने कहा था 4 ऑप्शंस जो दिए होंगे, 4 में हो सकता है वो चारों सही हों, लेकिन वहाँ पर उन चारों में सबसे ज़्यादा सही क्या है हमें वो टिक करना है। तो एम्पैथी जो है वो सब इसेंशियल ट्रेट वो प्रोफेशनल काउंसलर का होता है। इसलिए प्रोफेशनल काउंसलर का होता है कि काउंसलिंग वो तभी कर पाएगा जब उसे पता होगा कि ये बच्चा है, इसको क्या नीड है। जब वो अपने आप को वहाँ पे रख कर के चीज़ों को बेटर तरीके से, उसको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो उसकी काउंसलिंग नहीं कर पाएगा। तो ये जो एम्पैथी है ये प्रोफेशनल काउंसलर का एक ट्रेट है। वैसे तो देखा जाए टीचर के अंदर भी होनी चाहिए, लेकिन टीचर का ये इसेंशियल पार्ट नहीं है। यहाँ पे खेल है इसेंशियल ट्रेट का, तो टीचर का ये इसेंशियल नहीं, मतलब हो सकता है अगर टीचर के अंदर भी एम्पैथी है तो वो अच्छा टीचर कहा जा सकता है, लेकिन इसेंशियल ट्रेट ये प्रोफेशनल काउंसलर का ही, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। 48 के बाद हम बात करते हैं 53 पे। मतलब अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो देन था वो मैंने बताया 50-50 आप रिस्क ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। देखते हैं 53 क्या है। एक्वायरिंग माइलस्टोन्स एट रेगुलर स्टेज ऑफ चाइल्ड ग्रोथ नोन एज। इसका भी सही दिया है, डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, क्योंकि जैसा कि जब हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा। बालक के विकास की नियमित अवस्थाओं में मील के पत्र को प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो जो हमारे विकासात्मक कार्य होते हैं उनको जब हम करते जाते हैं तो हम जो है उस माइलस्टोन की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर विकासात्मक कार्य बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 53 के बाद मेरे पास एक क्वेश्चन 54 भी आया है। हाँ, द सोशियो इमोशनल डायमेंशन ऑफ चाइल्ड कैन बी एक्सप्लेन थ्रू। तो देखो सोशियो इमोशनल जो डायमेंशन है वो फेशियल एक्सप्रेशन से ही आप बयां कर सकते हैं। मतलब फीलिंग्स हमारे, जैसे लोग फीलिंग को कह रहे हैं, फीलिंग क्या है कोई नहीं देख सकता ना, जब तक हम उनको फेस से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो 54 का 2 बिल्कुल सही दिया है। 57 की अगर हम बात करें, मेरे पास एक क्वेश्चन 57 भी आया है। 57 बड़ा ही आसान था, इसको पता नहीं लोग क्यों वो कर रहे हैं। जब बिहेवियरल लर्निंग थियरी की बात करते हैं तो जब भी हम व्यवहारवादी उपागम की बात करते हैं उसमें सबसे पहला उसका फीचर इन्वायरमेंट ही है। इन्वायरमेंट ही उसका पहला फीचर आता है। कुछ लोग कह रहे हैं एसआर थ्योरी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स होता है, ऑब्वियसली होता है। कई बार जैसे ऐसा होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी हमें मिलता है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन मोस्ट जो इसका पहला जो चरण है व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत का वो है इन्वायरमेंट, ठीक है, वो है पर्यावरण। अगर इसको चाहते हो तो एसआर के लिए जा सकते हो, लेकिन मानेंगे नहीं वो। अगर डालना चाहें आप डाल सकते हो, क्योंकि सबसे पहले इन्वायरमेंट आता है, बाद में एसआर का भी मिलता है, ठीक है। तो 57 भी मुझे तो लगता सही है। 59 की बात करते हैं। 59 क्या है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म इन लर्निंग। इसका भी आंसर बिल्कुल सही दिया, द लर्नर डेवलप नॉलेज विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज। जैसे रचनावाद किसे कहते हैं, जब वो अपने आप चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करता है, अपने आप सीखता है, अपने आप उसका माइंड जो है किसी काम को करने के लिए प्रेरित होता है, तो वो मतलब इस तरीके से अपने ही ज्ञान
का विकास करना और उस ज्ञान को उपयोग करना, तो वही कंस्ट्रक्टिविज़्म उसको बोला जाता है। तो थर्ड इसका बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 60, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट व्हाट इज़ लर्निंग। ये तो बड़ा आसान है, पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर। ये डेफिनेशन भी है लर्निंग की कि अधिगम किसे कहते हैं, तो व्यवहार में परिमार्जन या व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम बोला जाता है। ये डेफिनेशन हमें सबसे पहले यही सिखाई जाती है जब हम पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर उसी को लर्निंग बोला जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। फिर 63 की बात करें हम, 63 क्वेश्चन लोग बता रहे हैं। देखते हैं 63 क्या है। ए स्टूडेंट फाउंड हेल्पिंग द ब्लाइंड मैन टू क्रॉस द रोड, इट कम्स अंडर। देखो, इसको इन्होंने हिडन करिकुलम दिया है। अब सोशल एक्टिविटी लोग कह रहे हैं, सोशल एक्टिविटी होना चाहिए। अब मैं बात करूं यहाँ पर, सोशल एक्टिविटी भी है, इसको मान सकते हैं, बिल्कुल है। लेकिन अब केवीएस ने क्या किया है, हिडन करिकुलम को माना है, जो कि सही है। हिडन करिकुलम इसलिए सही है क्योंकि हमारे यहाँ हिडन करिकुलम उसको बोला जाता है स्कूल में, जो कि हम बच्चों जैसे मोरल लेसन हो गए, ऐसी शिक्षा जो है, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो हमारे नैतिक विकास या कह सकते हैं सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। और वो चीज़ें जो लिखी नहीं होती हैं और फिर भी हम सीखते हैं, उनको करते हैं, तो वो एक हिडन करिकुलम दिया जाता है। आप गूगल करिएगा हिडन करिकुलम क्या होता है, आपको बिल्कुल इसका फुल प्रूफ आंसर मिल जाएगा। तो ये भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप कर रहे हो तो आप अपने रिस्क पे करिए, ठीक है। तो ये हिडन करिकुलम का ही पार्ट है कि हम लोगों की मदद करते हैं इस तरीके से, तो ये पेडागॉजी में आता है। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन 63 के बाद, जो मुझे पता चला 68 देखते हैं क्या है। विच आर द फॉलोइंग क्वालिटीज एसेंशियल अमंग स्कूल लीडर। स्कूल लीडर के पास कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो स्कूल लीडर्स जो होते हैं, अब यहाँ पे स्कूल लीडर्स का मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, जो उस स्कूल को चलाते हैं। उसमें पूरा स्टाफ आ जाता है जो भी उस स्कूल के बेटरमेंट के लिए काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो कि इन्होंने दिया, जो कि सही भी है। अब जैसे हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो रूपांतकारी नेतृत्व, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी हमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ लेना चाहिए। लिखा है रूपांतकारी नेतृत्व, इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमें अपने बेटरमेंट के लिए काम करना होता है। लीडर्स की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि नए नए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करना है, और जहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि सिचुएशन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ को, हमें अपने करिकुलम को हमें बदलते रहना चाहिए, ताकि हम करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से ग्रोथ कर सकें, बेटरमेंट हमारा हो सके। इसलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप ये इसेंशियल पार्ट है। ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। 71 एक क्वेश्चन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये चैलेंज किया जा सकता है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ डिस्ग्राफिया। ये भी बिल्कुल सही दिया है, आप इसको नहीं चैलेंज कर सकते। इनकंसिस्टेंस यूज़ ऑफ लेटर्स, सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, यहाँ पे जो 3 चीज़ें दी हैं, इनएबिलिटी टू स्पीक, इनएबिलिटी टू लर्न, इनएबिलिटी टू राइट। अगर यहाँ पे एक बार, जैसे तीसरे ऑप्शन को लोग कह रहे हैं तीसरा होना चाहिए, ये इनएबिलिटी की जगह अगर डिसेबिलिटी होता, अगर ये होता डिसेबिलिटी, तो आप इसको कर सकते थे चैलेंज, क्योंकि इनएबिलिटी और डिसेबिलिटी में फ़र्क होता है, ठीक है। इनएबिलिटी और डिसेबिलिटी दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कई बार लोग इसको एक जैसा मान लेते हैं। जैसे डिसेबल हम उनको बोलते हैं जो अपंग होते हैं, जो अक्षम होते हैं, लेकिन इनेबल वो लोग होते हैं जो किसी काम को करने में असमर्थ होते हैं। तो दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। और जब आप गूगल में भी डालेंगे इनकंसिस्टेंट यूज़ ऑफ लेटर, सीधे सीधे आपको डिस्ग्राफिया मिलेगा। क्योंकि डिस्ग्राफिया क्या होती है, डिसेबिलिटी होती है लिखने में, राइटिंग में। तो बच्चा सही से लेटर नहीं बना पाता है, और यही है इनकंसिस्टेंट यूज़ ऑफ लेटर्स। तो ये भी चैलेंज नहीं किया जा सकता।
अब जो है मेरे पास 71 के बाद क्वेश्चन मुझे मिला है जो चैलेंज करने वाला, वो 87 है। देखते हैं 87 क्या है। एट्टी सेवन, ये है 87। अब 87 में ये पूछा गया था टू कंडोल डेथ, कंडोल का मीनिंग पूछा गया था, तो इन्होंने सोलेस दिया है। ठीक है, इन्होंने दिया है सोलेस। सोलेस सही है। सोलेस का मतलब कि कंडोल मीन्स भी होता है सिंपैथी दिखाना किसी पर, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आ गई उसके साथ बहुत बुरा हो गया तो हमें सिंपैथी दिखाना होता है। अब वैसे तो वर्ड सोलेस करेक्ट है, लेकिन पिटी के लिए आप जा सकते हो। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि आप इसको चाहो तो चैलेंज कर सकते हो इसमें दोनों ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जैसे कि ये दिया गया है कंडोल डेथ्स, तो इसके हिसाब से तो सोलेस बिल्कुल सही है, क्योंकि पिटी थोड़ा सा अलग हो जाता है, दया दिखाना, किसी पर रहम दिखाना। लेकिन यहाँ पे डेथ के रेफरेंस में तो सोलेस ही सही है, लेकिन आप अगर जाना चाहो तो इसको इसके लिए जा सकते हो। ठीक है, मतलब 50-50% है, आप जाना चाहें पिटी के लिए इसको चैलेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, फिर जो क्वेश्चन आया है वो 131 है। अब 131 देख रहे हैं क्या है। 131 ये भी सिंपल है। आई एम गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक, अभी जस्ट मैंने बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आई एम गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक प्री प्लान्ड एक्टिविटी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं 133। ये 133 है, सीता वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क। इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अब इन्होंने दिया है ये पास्ट परफेक्ट टेंस, और लोग कह रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट तो नहीं ही होगा। ये जो है वैसे तो अगर देखा जाए कंडीशनल सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि अगर सेंस निकालें सीता वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क तो पास्ट एक्टिविटी है, और पास्ट एक्टिविटी में भी ये जो है परफेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? परफेक्शन की। तो इस हिसाब से इन्होंने ये, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें सेंटेंस को पढ़ के निकालनी होती है, सेंस उसका निकालना होता है, तो पास्ट परफेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ये जो है सब्जेक्टिव मूड में आता है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए अगर आप जाना चाहते हो तो। मतलब फ्यूचर परफेक्ट तो नहीं होगा, मतलब ये पास्ट परफेक्ट इसको कंसीडर कर सकते हैं सेंस के हिसाब से, जो कि आंसर की में दिया है। लेकिन अगर आप चैलेंज करोगे हो सकता है सबका बेनिफिट हो जाए, तो ये इस वजह से 133 को आप चैलेंज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 145 की। 145 जो है देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आर्कियोलॉजी हैज चेंज इन रिसेंट टाइम्स एज नॉट ट्रू पूछा गया है, तो इसका जो है नाउ इट फोकस मोर ऑन डिटेल ऑफ लाइफ। तो इसमें 145, तो इसमें जो है फोर्थ जो बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, इट अंडरटेक्स फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑल दैट रिमेन्स इन द कॉफिन, यही नॉट ट्रू है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि ये पूरी लाइंस हमें चैप्टर में मिलती हैं। नाउ इट फोकस मोर ऑन डिटेल ऑफ लाइफ, ये भी मिलता है। इट पे दिस टू वैल्यूएबल केप्ट इन द कॉफिन, ये भी है। इट यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, ये भी सारी चीज़ें हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है जो सही नहीं है। ठीक है, फिर जो है 146, हाँ, राजेंद्र देश पांडे जी प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, यस ही इज़ एट पुणे, ये सही है। बिल्कुल इसका रेफरेंस मिलता है, आप गूगल करिएगा आपको मिलेगा। ठीक है, ये करेक्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 146 के बाद मिलता है 148, जो मेरे पास क्वेश्चन आया 148।
प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू बॉम्बे, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, पहला ही है, टू डू ए रिसर्च ऑन इंडिया हिस्ट्री ऑफ रिसेंट पास्ट। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसको भी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 148 के बाद हमें मिला है 165। 165 की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब इसमें सबने पढ़ा होगा कि गांधी जी जो है मोतीहारी गए थे एलिफेंट पे, ठीक है। लेकिन आए किससे थे, उसमें कैरीज का जिक्र मिलता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 एलिफेंट, और इसमें कार दिया है, तो कार को यहाँ पे कैरीज के रूप में यूज किया गया है। कैरियज उसमें है, तो कैरीज मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कार, तो इस वजह से ये, बाकी और कोई ऑप्शन सही है ही नहीं। फूड से गए नहीं थे, इसमें एलिफेंट एलिफेंट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। फूड कार ये भी बिल्कुल है, क्योंकि एलिफेंट से गए थे तो एलिफेंट यहाँ पे आ जाएगा, और कैरिज दिया है एनसीईआरटी में, तो कैरिज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं कार से, क्योंकि दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं। कैरिज मीन्स गाड़ी होता है, तो गाड़ी वैसे तो लोग मतलब इसको ज़्यादा समझते हैं घोड़ा गाड़ी के रूप में, लेकिन कैरिज हम वेस्टर्न कल्चर में उसको कार के रूप में भी यूज करते हैं, कई जगह मिलता है हमें ये वर्ड। तो बस यही इसी तरीके से उन्होंने घुमाने की कोशिश करी थी आप लोगों को। अब ये जैसे 166 ये चैलेंज किया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि डिड साउंड प्रैक्टिकेबल होता ही नहीं, इम्प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, तो इस पे सबको नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन ही गलत था, तो 166 को आप चैलेंज कर सकते हैं। एक और 161 भी क्वेश्चन है, देखते हैं 161 क्या है। 161 क्या है, ये विच वन ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट की अगर बात करें तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं पहला ऑप्शन, क्योंकि एजुकेटेड वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एजुकेटेड दिया, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी आपका चैलेंज हो सकता है, इसको आप चैलेंज करिए, ठीक है इसमें, क्योंकि ये भी ऑप्शन है। तो 160 ये कौन सा है, 161, 161, हाँ ये चैलेंजेबल है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। 162 भी है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, वो कलकत्ता, क्योंकि कई बार मिलने की कोशिश करते हैं, तो फाइनली गांधी जी एग्री होते हैं, ठीक है हम कलकत्ता आ रहे हैं, वहीं हम मिलेंगे आकर के, ये बिल्कुल सही है, इसको आप नहीं चैलेंज कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन और मुझे जो लोगों ने बोला वो 169 है, जरा उसको देखते हैं क्या है। 169 साहब एंड इज फ्रेंड, तो ये भी सही है, कहीं भी रेफरेंस हमें ये नहीं मिलता कंटिन्यू टू लेट इन द इवनिंग, क्योंकि वो नून तक होता है, नून तक वो सब घर में चले जाते हैं, ये जिक्र मिलता है। और बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही है। लुक्ड इनटू गार्बेज फॉर समथिंग यूजफुल, ये सही है। स्टार्टेड वर्किंग इन द मॉर्निंग, ये भी सही है। वुड समटाइम्स फाइंड ए 1 रुपी नोट, ये भी सही है, तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिन्होंने जो मतलब लोगों ने मुझे बताया कि ये इनके आंसर्स गलत दिए हैं, तो मैंने फिर इनको देखा बुक में, एनसीईआरटी मैंने मतलब डिटेल में मैंने एक एक लाइन मतलब पढ़ी, और फिर मुझे जो लगे वो क्वेश्चंस जो है आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन से आप चैलेंज कर सकते हो। एक तो क्वेश्चन नंबर मतलब वो देन वाला कर सकते हो आप, वो भी उसमें 50-50% है। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया है, आप कर सकते हो। 133 कर सकते हो, 161 कर सकते हो, 166 कर सकते हो, मतलब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ बाकी अगर चैलेंज कर रहे हो तो आपका नुकसान होगा, इस वजह से मैं नहीं कहूँगा कि आप जो है उनको चैलेंज करिए। अब इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो चैलेंज करने वाले हैं, जिनको मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उनको भी देख के आपको बता दूँगा कि वो चैलेंज करने लायक हैं कि नहीं, ठीक है? और इसकी डेट कल है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि इंटरव्यू आप लोगों का शुरू हो जाएगा अप्रैल से, तो कई लोगों ने मुझसे कहा इंटरव्यू के लिए वीडियोज़ बनाइए, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ 2-3 बना रखे हैं, वो मेरे चैनल पे पड़े हैं। पहले ही बनाए थे, हो गया है 1-2 महीने पहले मैंने ये वो वीडियोज़ बनाए थे, उनको आप लोग देख सकते हो। वो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने ये भी बताया है कि कैसे आप वहाँ पे जाकर के उनको जो है डील कर सकते हो, किस तरीके के जवाब आप दोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, और कैसे क्या तैयारी करनी है, क्या हमें ध्यान में रखना है, सारी चीज़ें मैंने खुद के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। तो आप चैनल पे मेरे वीडियो पड़ा है, चाहे मैं उन वीडियोज़ की लिंक भी इस वीडियो में मैं शेयर कर दूँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा।
ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।